हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस में। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाया था कि व्यंजन का जो उच्चारण के आधार पर प्रकार होता है वह मैंने आपको अच्छे से बताया था कि उसमें कितने प्रकार का होता था। वही 5 प्रकार का मैंने आपको बताया था। एक मैंने बताया था कंठे व्यंजन, फिर बताया था मैंने आपको तालु व्यंजन या फिर तालव व्यंजन, उसके बाद मूर्धा या मूर्धन व्यंजन, देन उसके बताया दंते व्यंजन और सबसे अंतिम बताया मैंने ओष्ठ्य व्यंजन। उसमें लास्ट में क्या हो गया था, नीचे वाला जो ओष्ठ्य व्यंजन था दिख नहीं रहा था, मैंने उसको बाद में फिर ऊपर करके लिख दिया। तो अब उसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको उसको समझने में तो मुझे कमेंट कर देना। तो ये समस्या आई तो मैं उसको ठीक करके आपको बता दूंगा कैसे समझना है, ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन के अन्य प्रकार के बारे में। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, यदि आपको पता हो कि हिंदी वर्णमाला में आपको 52 जो वर्ण होते हैं वह मुझे बताना है। तो आप कमेंट में यदि आपने किए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको देख लेता हूँ, कोई बात नहीं उसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको जो वर्ण थे, कितने वर्ण बता दिए थे मैंने आपको वर्ण में, 13 मैंने आपको स्वर बता दिए थे और 25 मैंने क्या बता दिए थे आपको स्पर्शी व्यंजन। तो ऐसे करके मैंने ये आपको 38 करके वर्ण टोटल बता दिए थे अभी तक। और मैंने आपसे कहा था कि 52 मुझे चाहिए। तो यदि आपने कमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है तो वो कमेंट आज कर देना, उसमें मुझे बताना और इस वीडियो को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये वर्ण कंप्लीट होते हैं। तो आज हेडिंग इसमें हम क्या लिखेंगे कि व्यंजनों के अन्य प्रकार, व्यंजनों के अन्य प्रकार। तो इसमें सबसे पहले अन्य प्रकार में कौन सा प्रकार आएगा, सबसे पहले जो प्रकार होगा इसमें उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन। क्या होगा प्यारे बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अब ये व्यंजन क्या होते हैं, आपने कभी नाम सुना होगा य, र, ल, व, ये 4 वर्ण सुने होंगे। इन 4 ही वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने, जो 4 वर्ण होते हैं ये य, र, ल, व, इन 4 वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे वर्ण या फिर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण शरीर के आंतरिक भागों से होता हो उन्हें क्या कहते हैं, अपन अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका कि अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन है अथवा इनमें से कौन नहीं है। तो हमें ये 4 वर्ण याद रखना है अंतःस्थ व्यंजन के नाम से, य, र, ल, व, ठीक है। दूसरा जो इसमें होगा प्रकार जो होगा अन्य प्रकार का, वह क्या होगा, ऊष्मीय व्यंजन। क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊष्मीय व्यंजन। अब ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर आंतरिक भागों से ऊष्मा की प्राप्ति होती है या फिर आंतरिक भागों से ऊष्मा का प्रवाह होता है या फिर मुख से गर्म वायु प्रवाहित होती हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान मत दो आप, परिभाषा कभी नहीं पूछता वो परीक्षा में। सिर्फ क्या पूछता है कि इस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, वो मुख्य रूप से ये परीक्षा में हमसे पूछता है। तो ऊष्मीय व्यंजन की मैंने परिभाषा आपको बता दी है। तो ये कितने होते हैं, अपने 4 होते हैं, तीनों श, स, श, श और एक और क्या हो जाएगा, ह। इनकी संख्या कितनी हुई है, 4। तो परीक्षा में पूछे कि ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं तो आंसर क्या लगा के आओगे, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों प्रकार के सा, अर्थात श, स, श और ह। उसी प्रकार से 4 ये थे और 4 ये हो गए, ठीक है। ये जब भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ेंगे अपन इसमें कौन सा, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो समझ लेना अगला क्या है इसमें, संयुक्त व्यंजन। क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। अब ये क्या होता है संयुक्त व्यंजन, जिस प्रकार से मैंने आपको उच्चारण के आधार पर स्वरों में एक बताया था संयुक्त स्वर, उसी प्रकार से व्यंजनों में भी क्या होता है, एक संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी संयुक्त व्यंजन की, कि ऐसे व्यंजन जिनका योग करने पर, ऐसे 2 असमान व्यंजन
जिनका योग करने पर या उन्हें जोड़ने पर एक नए व्यंजन का निर्माण होता हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 4 ही होती है। कौन कौन सी होती है जान लीजिए यहाँ पे। छ सुना होगा आपने, छह क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञानी का, ये सुना होंगे आपने। और एक और होता है इसमें श्रा श्री वाला। तो इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ क्या है, ये 4 वर्ण 2 अलग अलग असमान व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो ये छा छतरी का होता है, जो ये छा छतरी का होता है, यह है क, इसमें लगाना आगे वाले में हलंत प्लस सा षटकोण से मिलके बना होता है। काय से मिलके बना होता है, का में नीचे हलंत प्लस शा। त्रा त्रिशूल काय से मिलकर बनता है, त में हलंत प्लस र, त्रा। ज्ञानी जा में हलंत प्लस वा। और जो श्राश्री होता है ये श और रा से मिलके बनता है। तो सभी में आप देखो ध्यान से कि सभी में 2 असमान क्या है, व्यंजन है। जब हम 2 असमान व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उनसे क्या होता है, एक नए व्यंजन का निर्माण होता है, जिन्हें अपन संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होगी दोस्तों, इनकी संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अभी तक अपन ने कितने व्यंजन पढ़ लिए हैं, 13 मैंने आपको स्वर पढ़ा दिए, 25 मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन पढ़ा दिए। उसके बाद ये कितने हो गए टोटल अपने, 32 हो गए। अब ये देखो कितने हो गए, 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 मैंने आपको ये बता दिया। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 0 3 4 और 1 5। ये कितने वर्ण हो गए, 50 वर्ण हो गए। इस क्लास में मैं और आपको नहीं बताऊंगा ये कौन से व्यंजन है, 2 और हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्ण वाला में। तो 2 वर्ण अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें और आप कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि 2 वर्ण और कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए कि 13 स्वर कौन से, 25 कौन से स्पर्शी है, और ये 12 कौन से हो गए अपने, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 हो गए ऊष्मी, और 4 कौन से हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अन्य व्यंजन और होते हैं, मैं और बता देता हूं आगे। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको रफ करके बताता हूं। अगला जो इसमें व्यंजन का प्रकार आएगा वह कौन सा होगा, उसका नाम है द्वित्व व्यंजन। ये नाम सुना होगा आपने कभी, नाम है इसका द्वित्व व्यंजन। चलो इसी क्लास में बताता हूं मैं, द्वित्व व्यंजन। ये एकमात्र ऐसा व्यंजन है, नाम तो इसका व्यंजन है, परंतु इसका प्रश्न शब्दों के आधार पर पूछा जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने को ये व्यंजन होता है, परंतु इसका जो प्रश्न बनता है यह शब्दों के आधार पर पूछा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं, इसका जैसे इसकी जो परिभाषा होती है वह क्या होती है वो बता दूं पहले मैं, फिर अपन एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, यदि किसी भी शब्द में 2 वर्ण एक साथ आ जाएं, क्या कहा मैंने, यदि किसी भी शब्द में 2 वर्ण, और वर्ण दोनों कैसे होना चाहिए, दोनों के दोनों व्यंजन होना चाहिए, एक साथ आ जाएं, जिसमें पहला वर्ण आधा वर्ण हो और दूसरा वर्ण क्या हो, पूरा वर्ण हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उस पूरे शब्द के जो वर्ण होते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहां पर लिख दिया छुट्टी, क्या लिखा मैंने, छुट्टी। फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, बिल्ली। आगे लिख दिया मैंने अन्न, खाने वाला। फिर लिख दिया मैंने कुत्ता। तो इन सभी वर्णों को, अब शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा इसकी परिभाषा में कि ऐसे व्यंजन जो लगातार आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, इसमें पहला वाला वर्ण क्या हो, आधा हो। आधा वर्ण का मतलब क्या होता है, यदि कोई वर्ण इस प्रकार से लिखा है तो ये आधा वर्ण नहीं है। यदि मैंने इसके आगे क्या लगा दी, हलंत लगा दी, हलंत लगा दी, तो ये क्या हो गया, आधा वर्ण बन गया। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे करके लिख दो,
टा तो ऐसे लिखा है, टा आधा नहीं बन पाता है। जैसे यदि मैं का की बात करूं, का ये आधा का नहीं है, ये पूरा का है, ठीक है। यदि मैंने हलंत लगा दिया तो क्या हो गया, ये आधा का हो गया, आधा वर्ण बन गया। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर कैसे लिख सकते हो, ऐसे करके। इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते, इसलिए इसका तरीका हलंत लगा के ही लिखा जाता है। तो जब भी किसी वर्ण के नीचे हलंत लगी होती है तो उसका अर्थ क्या होता है, वह वर्ण मात्रा विहीन है, अर्थात वह आधा वर्ण है। तो देखो इसमें ये वर्ण आधा ला, फिर पूरा ला, उसमें क्या लगी, अगले वाले में मात्रा लगी है, तो ये भी कौन सा होगा, द्वितीय व्यंजन होगा। इसमें देखो ना आधा फिर ना पूरा, तो ये भी कौन सा होगा, द्वितीय व्यंजन होगा। अगला देखो आधा था फिर पूरा था, तो क्या हो जाएगा, ये भी द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। तो इसका प्रश्न परीक्षाओं में अधिकांशतः क्या होता है, पूछा जाता है कई बार। तो डायरेक्ट वो ऐसे एग्जाम्पल देता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा द्वितीय व्यंजन है और कौन सा द्वितीय व्यंजन नहीं है। तो आप इससे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उत्तर, इससे हम लिखते हैं ना प्रश्न उत्तर वाला उत्तर, तो ये आधा था फिर उसके बाद पूरा था, तो दोनों एक क्रम में लिखे हैं, एक के बाद एक दिए, तो क्या कहलाएंगे, ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आप वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। अब एक पार्ट और बचा है इसका, अगले वाला भाग वो बता देता हूं मैं। एक प्रकार और बचा है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस और दे दूंगा, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जो पांचवा है इसमें जो अन्य प्रकार में, तो उसके आधार पर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा इतना। तो पांचवा क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से बच्चे नहीं जानते इसको। इन दो को जो मैं बताऊंगा वो इसमें काउंट होकर कितने जान, टोटल 52 हो जाएंगे। देखो इसका नाम क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। अब ये होते क्या है, देखो उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले जान लो, उच्छिष्ट व्यंजन हिंदी भाषा के व्यंजन नहीं है, संयोगवश उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अर्थात ऐसे व्यंजन, इसमें कौन कौन सा आता है, एक ये ढ, इंगा खाली वाला, जिसमें नीचे क्या लगी होती है, बिंदी लगी होती है, और एक और क्या आता है, ढ ढक्कन वाला, इसके नीचे नीचे क्या लगी होती है, बिंदु लगी होती है। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भी वर्ण के नीचे क्या लगा हो, बिंदु लगा होता है, तो वह उर्दू भाषा के शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के आधार पर एक शब्द लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे जरा, और दूसरा फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे जरा, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, इधर मैंने बिंदु लगा दी। तो इस जरा का जो अर्थ निकलता है वह क्या होता है, कम, या फिर थोड़ा, या फिर क्या हो जाएगा, अल्प। परंतु जो इस जरा के नीचे मैंने ये बिंदु लगा दी है, अच्छा इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ति मत पढ़ लेना, खाने वाली, नहीं तो बोलो सर नुक्ति, नुक्ति नहीं कहा मैंने कहा है नुक्ता। ठीक है, जब भी किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगी होती है तो वह उर्दू भाषा का वर्ण बन जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नुक्ता कहते हैं। जहां इस जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो ये दो अन्य वर्ण और आ गए, इसमें ऐड कर दो इनको, टोटल कितने हो जाएंगे, ये 52। ठीक है, जिन बच्चों ने कमेंट किए आंसर सही दिए वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उस चीज को पढ़ा है, और जिनने नहीं पढ़ा तो वो उसको यहाँ से जान लेना। ठीक है, तो जो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ये दोनों कहलाते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। इन दो उच्छिष्ट व्यंजनों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसके क्या क्या होते हैं, अन्य नाम इसके जान लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में इसको पूछ लेता है वो। अन्य नाम क्या है इसका, एक और ताड़न जात व्यंजन, एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, एक और हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और एक और क्या नाम होगा इसका, गौण व्यंजन। तो आपको ये चार नाम याद रखना है इसमें, एक तो उच्छिष्ट याद रखना है, और एक ये तीन और याद रखना है। ठीक है, परीक्षा में
पूछा जाता है। अभी ताड़नजात मतलब क्या होता है, द्विगुण क्या होता है, इसको बता देता हूँ मैं क्या होते हैं। देख लो, ये दो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको यदि उच्चारित किया जाता है तो क्या होता है, जैसे मैंने ढम ढम की आवाज की ढोलक से, ढम ढम ढम, तो ये दोनों क्या होते हैं, दो प्रकार के गुण की ध्वनि को प्रभावित करते हैं। इतना डिटेल में मत समझो, चीज की जरूरत नहीं है वैसे इतना, वैसे तो ये है कि इसको याद करने की चीज है। द्विगुण से आशय क्या होता है, ये दोनों ही वर्ण क्या होते हैं, दो प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक तो हिंदी वर्णमाला में बिना बिंदु के आते हैं, और एक क्या होते हैं, बिंदु के साथ आ जाते हैं, तो उसको उस आधार पर भी क्या बोलते हैं अपन, द्विगुण बोलते हैं। ताड़नजात मतलब क्या होता है भाई, दो, जब उसको ठोका जाता है, जब बजाया जाता है, तो उससे क्या होती है, ध्वनियां प्रभावित होती हैं अलग अलग प्रकार की, तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन, ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। सामान्यतः आप सभी को सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है कि उच्चित व्यंजन ये दोनों होते हैं जब इनके नीचे बिंदु लगी होती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, जो कि उर्दू भाषा से ली गई है। इनको अन्य नामों से और जानते हैं, पहला है ताड़नजात, दूसरा है द्विगुण, और अगला क्या है, गौड़ व्यंजन। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिए व्यंजनों को, 52 जितने भी होते हैं पूरे वर्ण, 52 हमने वर्ण पढ़ लिए हैं पूरे, जिसमें मैंने आपको स्वर और टोटल जितने भी व्यंजन होते हैं सभी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से देखिए, यदि कोई भी बात आपको कंफ्यूजन लगता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर क्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।